सर छुपाना क्यों चाहते हैं? एनएसए अजीत डोभाल कह रहे हैं कि हमारा कांच भी नहीं टूटा, हमारे जहाज गिरे हैं, इस बात में डोनाल्ड ट्रंप तक बार बार कह चुके हैं। हमारे जवान, हमारे नागरिक क्या कांच से भी कम कीमती है? पाकिस्तान एक जिस प्रकार का देश है, उनकी क्या पोजीशन है, चुपके से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो दे विल हिट बैक। और वही हुआ फिर। उनको कोई लड़ाई का आइडिया नहीं था, वो कोई लड़ाई का हिस्सा नहीं थी ना, वो ऑपरेशंस ब्रांच की थी। वो पढ़ी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ना, बहुत सी चीजें इसमें एयरक्राफ्ट्स का ट्रंप ने जिक्र किया है, सीडीएस ने माना है, और वो एक दो जगह और इस तरीके से इनएडवर्टेंटली लोगों ने वो है। साउथ एशिया में 71 की लड़ाई के बाद इतना बड़ा एयर वॉर चला है, बिल्कुल, जिसमें 120 से 140 एयरक्राफ्ट दोनों देशों के हवा में थे, बिल्कुल, और फिर नए सिस्टम्स के साथ बिल्कुल। बट हमारे देश में इसके ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी है नहीं, और छुपा लिया, बताना बड़ा मुश्किल, क्योंकि टाइम इतना निकल गया। बिल्कुल सर, आप बताएंगे तो दिक्कत है। सवाल अगर आप उठाओ तो आपको फिर एक पूरा का पूरा तबका आपके ऊपर हमला बोल देता है कि आप तो एंटी नेशनल। पहलगाम हमले के बाद मैं खुद कश्मीर में था, बस चंद दिनों में पहुंच गया था, आवाजें आ रही थी, और जब वहां से हम रवाना हुए तो हमारा एक जहाज जिस रास्ते पर गिरा हुआ था, काफी दूर था वहां से, वो सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, लेकिन हम छुपाते रहे। ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई गिड़गिड़ाया, ना कोई रिटर्न में कुछ आया, ना कुछ ये आया जी ये अंडरस्टैंडिंग, आगे से हम कान पकड़ रहे, अब नहीं करेंगे। सही बात। और 5:30 बजे हम मान गए, और 5:30 बजे तब तक ट्रंप का ट्वीट आ गया, और इतना ज्यादा इकोनॉमी बैठ जाएगी। बिल्कुल देश की ऐसी हालत है कि अभी हम किसी लड़ाई में चढ़ जाएं, पीओके चाहिए, किस लिए चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। कारगिल में हमने अपनी जमीन उल्टी ली है, लोगों को बता दो बार बार भी, हमने अपनी ली, किसी की नहीं ली, कोई गांव नहीं है पाकिस्तान। उसमें हमने 500 से ऊपर सैनिक हुए, 1500 से 2000 जख्मी हुए। मैं बताना चाहता हूँ, जिनको बहुत जिंगोइस्टिक है ना, रेटोरिक है, खून चाहिए, ये चाहिए, और पता नहीं कहाँ से, या उनको बता दूं कि पहाड़ जवानों को खा जाते हैं। बोलते बहुत हैं, जमीन पे करना बहुत मुश्किल चीज है। पाकिस्तान इज नॉट अ रन ऑफ मिलिट्री। ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं। पाकिस्तान एक अच्छी खासी मिलिट्री पावर है, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी आर्मी। एज अ प्रोफेशनल, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं कि भाई इट इज अ मिलिट्री पावर। तो ये पीओके का अगर ये पॉलिटिशियंस राग ना अलापते तो अच्छा है। आज हम आंख नहीं मीच सकते, ना चाइना से आंख मीच सकते, और पाकिस्तान का भी आप कद देखिए ना अभी क्या हुआ। राकेश जी, जिस आसिम मुनीर को फरार होना दिखा रहे थे हमारे गोदी मीडिया के चैनल, 2-3 दिन से फिर वायरल हो रहा है वो वीडियो, शर्म आती है। ये लोग तो काला धब्बा है भारत की पत्रकारिता पर। वो व्हाइट हाउस में हलाल लंच खा रहा है आसिम मुनीर। चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति, वो पाकिस्तान के साथ थी लड़ाई में, और आज भी है। अमेरिका जो सब महाशक्ति है प्लेनेट अर्थ पे, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ दिखा है, और आज पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है दुनिया की सबसे जबरदस्त जंग, जो इतिहास बदलने वाली है जंग। हमारे ये देशद्रोही हैं सारे, लेकिन क्या है, बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो हमको एंटी नेशनल कर देंगे। मेरे हिसाब से भारत के बिल्कुल हक में नहीं है किसी भी प्रकार से दोबारा सिंदूर ऑप-2 करने का या वो करने का। पाकिस्तान भी एक मिलिट्री पावर, एक न्यूक्लियर मिलिट्री पावर, एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज पावर के रूप में उभर के आ रहा है, और बोलापन भारत को सूट नहीं करता। हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच 1 साल पहले एक लड़ाई छिड़ी थी। 4 दिन चली इस लड़ाई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है। ये लड़ाई किस वक्त शुरू हुई, उसका क्या हासिल था, क्या हमारे टारगेट थे, और अचानक ये लड़ाई क्यों रोकना पड़ी, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पिछले 1 साल से भारत के जनमानस में तैरते रहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर अचानक हमें ये लड़ाई रोकना क्यों पड़ी थी। कुछ और ऐसी बातें हैं जिनको लेकर पिछले 1 साल में कई बार अलग अलग तरह के दावे किए गए। जैसे एक दावा यह किया जाता है कि जंग में भारत को किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारतीय सेना के ही बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग मौकों पर इससे उलट बयान देते रहे कि हमारे जहाज भी गिरे थे, कुछ नुकसान हमें भी हुआ था। लड़ाई जिस तरह रोकी गई उसको लेकर अब तक कई अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनके उत्तर चाहिए। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि 1 साल बाद भी कई ऐसे सवाल क्या आपके दिमाग में भी हैं? आप तो फौज में रहे हैं, कई ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वाह आपने किया है। पहला सवाल तो यह है कि क्या हमने जिस उद्देश्य से इस जंग को छेड़ा था, शुरू किया था,
उससे पूरा किए बिना हमने लड़ाई रोकी थी क्या? और क्या आइंदा ऐसी फिर किसी लड़ाई की बात बार बार होती रहती है? हमारे सेना के अधिकारी भी कहते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। तो आपका पहला कमेंट इस लड़ाई के 1 साल पूरा होने पर? जी। जो हमने हिट किया पाकिस्तान को, हमने ये बोला कि भाई हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ आपके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से ये मुजाहिद उस पर तैयार हो, अटैक करें। उसको अटैक करेंगे। तो यहां तक ठीक था, लेकिन हमें पता है पाकिस्तान एक जिस प्रकार का देश है, उनकी क्या पोजीशन है, वो कभी भी इस चीज को एक चुपके से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो दे विल हिट बैक। और वही हुआ। फिर जो है उन्होंने भी जो है बदले की भावना से हमारे कई मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन से और बाकी जगह से अटैक करने का शुरू किया। और वहां लड़ाई एकदम खत्म होने का भी बड़ा अजीब सा तरीका था कि आधा घंटा पहले रूबियो का ट्वीट आता है, ट्रंप का ट्वीट आता है, फिर रूबियो का ट्वीट आता है कि बोथ साइड्स हैव एग्रीड और हमने लड़ाई रुकवा दी। और 5:35 पे हमारे भी फॉरेन सेक्रेटरी ने जो है बोला कि सीज फायर हो गई है। तो हम सब अचंभे में थे। अजीब चीज ये है कि ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज में है, तो वन ही चल रहा है, ट्रू नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी फौजी सर्कल या गवर्नमेंट की तरफ से इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल इतना बड़ा ऑपरेशन जो कि तब खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी तो ये है, अभी थोड़ी सी है कुछ डाउटफुल एरियाज। तो सर आपको क्या लगता है कि सचमुच में इस युद्ध में, यद्यपि सरकार तो उस वक्त 4 दिन तक उसे युद्ध भी नहीं कह रही थी औपचारिक रूप से, लेकिन हम मान लेते हैं जंग थी, युद्ध था 4 दिन का। एक उदाहरण दे लेते हैं। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि इस लड़ाई में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, न तो हमारे किसी तरह का सैन्य सामग्री का, न किसी इंसान का। जबकि हकीकत यह है कि पुंछ और राजौरी में तो नागरिक मारे गए। इसके अलावा भी करीब करीब 8 से लेकर 12 तक हमारे जवानों की शहादत भी हुई है, जिसमें बीएसएफ वगैरह के जवान हैं। ये बयान क्या कहते हैं? क्या हमें इस तरह से छुपाने की जरूरत है कि अगर लड़ाई हुई है तो नुकसान तो हो गई? जबकि सीडीएस ने वहां ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू में स्वीकार किया हमें नुकसान हुआ था, शुरुआत में हमें नुकसान। हाँ, इनएडवर्टेंटली स्वीकार किया है। और जब एक चीज छुपाना चाहते हैं तो उसके बाद क्या उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बिल्कुल। और अब कारगिल की लड़ाई देखो, और हमने एक एक कैजुअलिटी, एक कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहा जहां हमने कारगिल में उसका नाम, उसका पता, उसकी यूनिट और उसको जो है एक बहुत मान सम्मान के साथ देश के हर कोने में पहुंचाया। बट इसके अंदर अभी भी एक भी कैजुअलिटी का मतलब कोई जो वीरगति को कोई प्राप्त हो, किल्ड इन एक्शन का कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास, और इक्विपमेंट लॉस का भी कोई आंकड़ा नहीं है। तो काफी चीजें ग्रे जोन में है। और तो सर कहीं ना सर क्यों छुपाना क्यों चाहते हैं? एनएसए अजीत डोभाल कह रहे थे वहां आईआईटी मद्रास में कि हमारा कांच भी नहीं टूटा। उन्होंने कहा एक ग्लास भी नहीं टूटा। जबकि अगर देखा जाए तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, हमारे जहाज गिरे हैं, इस बात में डोनाल्ड ट्रंप तक बार बार कह चुके हैं। छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है? आज हम किसी को सलाम ही नहीं कर पा रहे हैं कि 4 दिन की लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर में किन किन की शहादत हुई है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं सर, इतना छुपाने की कोशिश क्यों? कि एनएसए कह रहे हैं कांच भी नहीं टूटा। हमारे जवान, हमारे नागरिक क्या कांच से भी कम कीमती है? कैजुअलिटीज एक भी कैजुअलिटी नहीं है। ये थोड़ा सा अचंभे की बात है। फिर बीच में कहीं एक बार एयर चीफ किसी के घर में गए और उनको सम्मान करने गए कि ये फिर लोगों ने सवाल पूछे कि फिर इनकी अगर मतलब लड़ाई के अंदर ये शहीद हुए तो फिर कहां पर और कैसे? तो ये थोड़ा सा इसीलिए कहीं ना कहीं नैरेटिव की लड़ाई हम जो है उसमें, अब मुझे रीजन नहीं पता क्या है। 2 लेडी ऑफिसर, बीच में फॉरेन सेक्रेटरी सिविल क्लोथ में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को, वो सारा इमोशनल ये वो ठीक था। बट उनको कोई लड़ाई का आइडिया नहीं था, वो कोई लड़ाई का हिस्सा नहीं थी ना, वो ऑपरेशंस ब्रांच की थी। वो पढ़ी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ना एक दिन ठीक था, उसके बाद वी शुड हैव ब्रॉट एक्सपर्ट्स। हमें बिल्कुल जो ऑपरेशन है वो रैंक डिसाइड किया जा सकता था, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जिस रैंक पे भी गवर्नमेंट या
हो जाती, बट हम उसको परसिस्ट करते रहे और वो सिर्फ लास्ट डे आए। बहुत सी चीजें इसमें एयरक्राफ्ट्स का ट्रंप ने जिक्र किया है, सीडीएस नहीं माना है, और वो एक दो जगह और इस तरीके से इनएडवर्टेंटली लोगों ने वो है, तो ये एक ग्रे जोन में है। बट इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनली जो एविएशन को या ये, क्योंकि ये हम साउथ एशिया में 71 की लड़ाई के बाद इतना बड़ा एयर वॉर चला है, बिल्कुल जिसमें 120 से 140 एयरक्राफ्ट दोनों देशों के हवा में थे, बिल्कुल और विद नए नए सिस्टम्स के के साथ। साथ बिल्कुल। तो लाजमी है लोगों ने इसको स्टडी किया विदेश में, बट हमारे देश में इसके ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी है नहीं। तो क्या इसके पीछे रीजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि अब छुपा लिया, बताना बड़ा मुश्किल, क्योंकि टाइम इतना निकल गया, आप लोग कहेंगे बिल्कुल आप बताएंगे तो दिक्कत है। अब बताएंगे दिक्कत है। थोड़ा बहुत पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, लेकिन हमारे यहाँ क्या सवाल अगर आप उठाओ तो आपको फिर एक पूरा का पूरा तबका आपके ऊपर हमला बोल देता है कि आप तो एंटी नेशनल है। बिल्कुल सही बात है। जो थोड़े बहुत समझदार लोग भी हैं जो इसमें एक अच्छी बात कर सकते थे, तो इसलिए थोड़ा सा ये कुछ आया नहीं है। और एक साल के बाद भी हमें इतना आइडिया है नहीं कि वो 4 दिन, और यही कुछ गलवान में भी हुआ। अगर आप देखो जी बिल्कुल, वहां पर भी एक कमांडिंग ऑफिसर और 19 जवान जवान वीरगति को, शहीद हुए। बट क्या हुआ एग्जैक्टली, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अभी भी ग्रे जोन में है। कोई उसकी बिल्कुल, क्लैरिटी हमारे को मिली नहीं। तो ये अब मुझे इसका रीजन समझ नहीं आता, क्या रीजन है, अब बता देना चाहिए, क्योंकि लॉसेस होते हैं। लेकिन हमारे देश में अगर आप इस तरह की बात करेंगे, आपने ठीक कहा, अभी हिंट भी किया आपने, या यहाँ अगर कोई मीडिया हाउस ये बता दे कि ऑपरेशन सिंदूर में इतने जहाज गिरे थे, इतना नुकसान हुआ था, तो देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। और आपने ठीक कहा कि उस दिन बहुत सालों बाद, दशकों बाद आसमान पूरा पटा पड़ा था जहाजों से। और संयोग से सर, पहलगाम हमले के बाद मैं खुद कश्मीर में था, बस चंद दिनों में पहुंच गया था, बेशरण घाटी से ही पहला वीडियो बनाया था। और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उस दिन भी मैं श्रीनगर में था। जैसे ही आधी रात के बाद सूचना मिली, मैं 6:30 बजे जैसे सूरज उगा, डल झील से खड़े होकर मैंने पहला वीडियो बना दिया था 6:30 बजे। और उस वक्त वाकई में लड़ाई शुरू ही हुई थी और ऊपर से आवाजें आ रही थी। और जब वहां से हम रवाना हुए तो हमारा एक जहाज जिस रास्ते पर गिरा हुआ था, काफी दूर था वहां से, 20-25 किलोमीटर दूर, वो सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, लेकिन हम छुपाते रहे। हम सेना के साथ हैं, लेकिन इसमें सर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ चलते हैं। क्या इस जंग में हमारी जो राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति, रक्षा नीति, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो सीज फायर के ऐलान के साथ ही कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान किया और हमें उसे मानना पड़ा, और उसके बाद 100 बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक उसका खंडन नहीं किया। लीडर ऑफ अपोजिशन ने संसद में कहा कि यहां खड़े होकर कह दीजिए ट्रंप का नाम लेकर सीज फायर उनके कहने से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया। पॉलिटिकल लीडरशिप से तो सवाल होगा ही। आपको क्या लगता है सर? इसमें मुझे 2-3 चीजें नजर आई राकेश जी, जो मुझे थोड़ी डिफरेंट थी। एक फौजी के तौर पे सारे लोग प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, म्यूटेड वीडियोस थी जिसमें वो कुछ बात कर रहे हैं। हर बार वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस का था। लेकिन जब लड़ाई शुरू हो गई उसके बाद भी मुझे इसका कोई वो समझ नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए या तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर के ऑपरेशंस रूम में या आर्मी हेडक्वार्टर के ऑपरेशंस रूम में, जहां मैप्स लगे हैं, जहां कोई ब्रीफिंग कर रहा है, चाहे वो दिखाने के लिए ही हो। तो पूरा का पूरा ये ऐसा लगा कि बस जो है प्राइम मिनिस्टर के आसपास उनकी इमेज, उनकी उसके आसपास ही ये पूरा नैरेटिव बिल्ड होता रहा कि वो कंट्रोल में है, वो ब्रीफ कर रहे हैं, उनको लोग बार बार उनके पास जा रहे हैं। बट कोई अब समझदार इनके पास कोई होता तो बोलता कि नहीं, आप एयरफोर्स हेडक्वार्टर जाइए, चलिए आप सही, आर्मी हेडक्वार्टर जाइए, पूरी लोग वहां बैठ के आए सीज फायर पे। तो हमें भी बड़ा अचंभा हुआ ये सीज फायर हुई कैसे और क्यों हुई। क्योंकि अगर अभी हमने ले लिया था, मॉरल हाई ग्राउंड भी था हमारा, दुनिया को भी हम बता सकते देखो हम पे अटैक हुआ, अभी हमने रिटेलिएट किया। ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई गिड़गिड़ाया, ना कोई रिटर्न में कुछ आया, ना कुछ ये आया जी ये अंडरस्टैंडिंग आगे से हम कान पकड़ रहे अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सही बात। ऐसा कुछ भी नहीं आया। ये सिर्फ आधे घंटे में कि 3:30 बजे पहला कॉल आया और 5:30 बजे हम मान गए और 5:30 बजे तब तक ट्रंप का ट्वीट आ गया। बट अब देखो पीछे मुड़ के
इन चीजों को अगर हटा भी दें तो आई थिंक ये एक सेंसिबल चीज थी कि 4 दिन में लड़ाई खत्म हो गई ओवरऑल एक देश के लिए। और हाँ बिल्कुल सही बात, ज्यादा लंबी चलती तो नुकसान ही था, क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्शन होती है और बिल्कुल सही, इतना ज्यादा इकोनॉमी बैठ जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल सही, तो इसलिए हम वॉर मॉन्गर नहीं है ना, हमें बिल्कुल। वॉर, देश की ऐसी हालत है कि अभी हम किसी लड़ाई में चढ़ जाएं और लड़ाई एक बार ये चली जाती 4 दिन के बाद आगे फिर रुकनी मुश्किल थी, फिर मुश्किल शायद नहीं रुकती। सर, इसमें मैं एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे ही लड़ाई रुकी, सीज फायर हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग, जिसमें हो सकता है सेना के लोग भी हों, मुझे नहीं मालूम आपका क्या विचार है उस बारे में, लोगों ने कहा ये मौका था, हम पाक अधिकृत कश्मीर भी ले लेते, हम और आगे बढ़ जाते, हमने कहीं जमीन पर तो सीमा पार ही नहीं की है, वो गोदी मीडिया बाबू हमारे टैंक्स वगैरह हम कहीं किस एक्सेप्ट एयर डिफेंस बिल्कुल एंड एयर एसेट्स, एविएशन के एसेट्स, ये उसके अलावा हमने कहीं मोबिलाइज भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, ठीक है अपनी जगह, और हमारे कैंटोनमेंट आपको पता है कहीं 100 कहीं 200 कहीं 300 किलोमीटर पीछे। बिल्कुल अगर हमें लैंड पे जाना भी पड़ता तो अगर गो कहने के बाद भी हमें टाइम लगता। हाँ। तो मेरा सवाल सर ये था कि क्या ये कभी मुमकिन है, जिस तरह का रक्षा मंत्री कह देते हैं हम पाक अधिकृत में कश्मीर ले लेंगे, अमित शाह कहते हैं हम एक न एक दिन पीओके पर कब्जा कर लेंगे, तिरंगा फहराएगा, संसद में खड़े होकर कहते हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, ये बाजीगरी है, या सचमुच में भारत कभी इस तरह का कोई निर्णय लेने की स्थिति में होगा? क्या हम इतनी बड़ी कोई सैन्य कार्यवाही करेंगे, और क्या यह संभव है कि पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का तिरंगा फहराए? देखो राकेश जी, मैं इस पे क्वेश्चन कई बार आंसर दे चुका हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग तरीके से। देखो, अगर सिंपल एग्जांपल में, जिनको पीओके चाहिए, किस लिए चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हमारा डिक्लेयर्ड वो है कि जेएंडके का वो हिस्सा है, बिल्कुल, लेकिन वो बहुत पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। कारगिल में हमने अपनी जमीन उल्टी ली है। लोगों को बता दो बार बार भी, हमने अपनी ली, किसी की नहीं ली, कोई गांव नहीं है पाकिस्तान, अपनी ही जमीन वापस ली, जिसको कि हमारी नजरअंदाजी से पाकिस्तान बैठा हुआ था उसके ऊपर। उसमें हमने 500 से ऊपर सैनिक खोए, 1500 से 2000 जख्मी हुए, 1.5 महीना लगा, और यूएस का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर के बाद जाके जो है सीज फायर हुआ उसमें। ठीक है, लड़ाई देख लो, मई की 3, 4, 5 तारीख को शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं छोटे मोटे, और फिर फुल स्केल वॉर हो गया था। ये मैं बताना चाहता हूं, जिनको बहुत जिंगोइस्टिक है ना, रेटोरिक है, खून चाहिए, ये चाहिए, और पता नहीं कहां से ये एक उन्माद है, उनको बता दूं कि पहाड़ जवानों को खा जाते हैं, माउंटेन्स ईट ट्रूप्स। बहुत बड़ी बात। देखो, मैं सैनिक रहा हूं और मैंने पुंछ में भी काम किया, 3 साल में पुंछ में रहा हूं राकेश जी, और मैंने ये पीर पंजाल रेंज को मैंने पैदल सर्दियों में पार किया है। तो अंडरस्टैंड करता हूं क्या सैल्यूट है सर, क्या वो है, ऐसा यंग ऑफिसर मैंने देखा है। और तो कितनी कुर्बानियां देने के लिए हम तैयार है, और किस लिए, ये सवाल पहला है। फिर ये पॉलिटिकल, ये आपको पता ही है, राइट विंग का बहुत ये अखंड प्रोपेगेंडा है, वो है, बोलते बहुत हैं, जमीन पे करना बहुत मुश्किल चीज है। तो पहले तो माउंटेन्स की और वो कॉन्फ़िगरेशन कर। अब दूसरी चीज मैं जो है आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ रन ऑफ मिलिट्री। ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं, पाकिस्तान एक अच्छी खासी मिलिट्री पावर है। मैं न्यूक्लियर की बात तीसरी बार करूंगा, बिल्कुल सही, उस पर आएंगे सर, आएंगे। उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी आर्मी, एज अ प्रोफेशनल, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं रैली नहीं कर रहा हूं वोट लेने के लिए, मैंने कोशिश आपको तो सच बोलना है, सच में भी दबे हुए उसमें ही कम से कम कर दे कि भाई इट इज अ मिलिट्री पावर। जो हमारे रेशियोज है ना, लड़ाई के जो रेशियोज हैं, वो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि हम आउटराइट विक्ट्री अचीव कर लेंगे पहाड़ों में, वो भी पहाड़ों में, और वो भी, और नीचे अगर आप आ जाओ पंजाब वगैरह, पंजाब का इलाका, जेएंडके का नीचे का इलाका, राजस्थान का इलाका, गांव इतने बड़े बड़े हो गए हैं राकेश जी, वहां की जो जब भी कभी जंग होगी ना, गली कूचे की लड़ाई होगी, तो वो भी एक बहुत मतलब अलग किस्म का होने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन सेंटर्स बढ़ गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, नदियां, तो वो भी इजी नहीं है, ये बता दूं। ये पहाड़ों में मत जाओ,
मुश्किल है। तो ये पीओके का अगर ये पॉलिटिशियंस राग ना आलापें तो अच्छा है, अच्छा है। मैं बार बार लोगों के दिमाग क्लियर करता हूँ, अरे भाई बहुत गुर्बत है हमारे देश में, हमारी हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन देखो, हमारी पानी की पोजीशन देखो, हेल्थ की पोजीशन देखो, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है राकेश जी। बिल्कुल सही बात। आईटी में भी हम बैक एंड में ही स्वेट काम करते रहे, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर मिस कर दिया हमने। बिल्कुल सही। तो जिस देश की इंडस्ट्रियल पावर नहीं है वो किस बात की लड़ाई की बात करते हैं, क्यों करते हैं बात लड़ाई की? बहुत सही तो बात। मैं आपके थ्रू ये बार बार बताना चाहता हूं कि ऐसा पीओके में जब आना होगा, अगली पीढ़ी ले लेना आप लोग, बट लेकिन देश को समृद्ध बनाओ पहले, और बहुत कुछ अच्छी बात। ऐसा करो कि वो अपने आप शामिल होना चाहे आप में। और वो ये तब बहुत, होगा जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कम करोगे, तब तो वहां जब का अवाम आएगा। सही बात है। यहाँ पे जब रेटोरिक सिंगोइज्म, यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल आज देश में बना हुआ है, उसको कम करोगे तभी तो कोई ज्वाइन करना चाहेगा आपको वॉलंटरली कि जी आप बहुत अच्छे हैं जी, इतनी तरक्की जी, हम भी आपसे शामिल होना चाहते हैं। वहां की जनता, वहां का अवाम तो तैयार हो हमारे साथ आने के लिए। बिल्कुल ठीक कब बात है। तैयार होगा? कब दो तैयार चीजों में शर्तों में तैयार हो, एक तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कितनी जबरदस्त हो, इतनी जबरदस्त हो, और दूसरी ये आपका अंदरूनी माहौल इतना अच्छा है, वो कहीं यार ये तो यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो जाया जा सकता है, इनके साथ तो बात करी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये फिक्सेशन जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, इसको कुछ साल के लिए छोड़ देना चाहिए और हमें अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए। हमारे दोनों तरफ एनिमीज हैं, लैंड बॉर्डर एक तरफ चाइना है जो बहुत बड़ी शक्ति, आज हम आंख नहीं मीच सकते, ना चाइना से आंख मीच सकते, और पाकिस्तान का भी आप कद देखिए ना अभी क्या हुआ राकेश जी। जी मैं सर मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं अपना सवाल ले लूं, मैं समझ गया आपका इशारा। हम सब डिप्लोमेटिक फ्रंट की तरफ चल रहे हैं। लड़ाई खत्म हुई, हमने पूरी दुनिया में अपने हरकारे भेजे, इतने सारे सांसदों के दल गए, गाना बजाना भी हुआ दुनिया में पता नहीं कहां कहां। हम बताकर आए दुनिया को कि पाकिस्तान गलत है और हम सही हैं। नतीजा क्या हासिल हुआ उसके बाद विश्व बिरादरी में हम कहां खड़े हैं? पाकिस्तान इस लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कमेटियों में पदाधिकारी बन गया। एक तो कमेटी का सदर है, चेयरमैन है, एक में डिप्टी चेयरमैन है। दुनिया के सारे बड़े वित्तीय संस्थानों ने खजाने खोल दिए। अमेरिका ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। जिस आसिम मुनीर को फरार होना दिखा रहे थे हमारे गोदी मीडिया के चैनल, 2-3 दिन से फिर वायरल हो रहा है वो वीडियो, शर्म आती है। ये लोग तो काला धब्बा है भारत की पत्रकारिता पर। वो व्हाइट हाउस में हलाल लंच खा रहा है आसिम मुनीर। सर इस लड़ाई के बाद क्या हम डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी पिछड़ गए हैं? और इसमें सर चीन का पाकिस्तान के साथ रिश्ता भी जोड़ लीजिए। जी, सबसे पहले चीन पाकिस्तान का करूंगा, वो तो बाद में डिप्टी चीफ ने ही एक किसी मीटिंग या किसी उसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माना है कि चाइना का जबरदस्त रोल था। मतलब कि चाइना एक एक प्लेटफॉर्म की उसके पास आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक अलग दर्जे पे पहुंच गया है। आप इंजन स्टार्ट करोगे ना और अपना रेडियो ऑन करोगे, वहां सूचना मिल जाएगी, तो पिकअप हो जाती है आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन एग्जैक्ट। और ऐसे ही आपका जैसे ही रडार ऑन होता है, कहीं कैसा ही रडार है, जैसे ही ऑन होता है उसकी सिग्नेचर पिकअप हो जाती है, लोकेशन सब कुछ हो जाता है पिकअप। और सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास तो भी है, उनके पास और चाइना की जो सैटेलाइट इमेजरी वो ईरान भी यूज कर रहा है अभी, वो कर रहा है जी। तो चाइना का रोल इस लड़ाई के अंदर नजर आया है और टोटल सपोर्ट में है, बट चाइना क्वाइटली करता है, वो हल्ला गुल्ला नहीं करता है। तो पहली बात तो चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, वो पाकिस्तान के साथ थी लड़ाई में और आज भी है। अमेरिका जो सब महाशक्ति है प्लेनेट अर्थ पे, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ दिखा है लड़ाई के बाद टोटली। वो तो 1-2-3 बार मीटिंग हो चुकी है और आज पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है दुनिया की सबसे जबरदस्त जंग, जो इतिहास बदलने वाली है जंग। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है जो ईरान ने काम किया है। बिल्कुल सही बात। इस जंग का मीडिएशन आज हमें पता भी नहीं है बातचीत क्या चल रही है, हमें तो अखबारों से पता चलता है या हमारे जो इधर उधर से खबर आती होगी। पाकिस्तान इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद, और दोनों लेकिन का सर हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो कहता है कि मध्यस्थता दलाली है, हम क्यों करेंगे सर इसका काम? वो एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट थी। डिप्लोमेसी में ऐसी बात तो डिप्लोमेट को तो कहनी नहीं चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए, डिप्लोमेट को कभी नहीं कहनी चाहिए अपनी शान। और एक और चीज बताऊं मैं राकेश जी, मैं पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ मुझे 2-3 बार मौका मिला है विदेश में ट्रेनिंग करने का। ये बाद में वो इस चीज को कहते थे
कि सर आपकी एक चीज माननी पड़ी। मैंने क्या? कहता सर आप ट्रू प्रोफेशनल हो। मैं कैसे? कहता सर आप में ना वो जो एक चीज हम सोच रहे थे वो नहीं जी है। मैंने कहा भाई मैं एक प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मैं बिल्कुल वेल सही। ट्रेन्ड हूँ, मुझे भारत की सभ्यता, भारत की शालीनता, मेरे देश की यूनिफॉर्म पहनी है। मैं कोई क्या बात पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ कि आप मेरे कि मुंह कुछ भी से बोल गाली। दूं, सही बात। तो ये एक डिप्लोमेट और एक फौजी नहीं कर सकता है। बट आज शर्म की बात है, मीडिया पे आपने बात की, इन्होंने जो पहले भी किया और आज भी, ये डोमेस्टिक फीड करने के चक्कर में हम भूल गए हैं हम हैं क्या। वी वर लेफ्ट फ्रेंडलेस। मुझे अफसोस होता है कहते समय। बिल्कुल टर्की डायरेक्ट सपोर्ट में आया, अजरबैजान डायरेक्ट सपोर्ट में आया, और ये सऊदी वगैरह म्यूटेड थे, बट वी न्यू कि किस तरफ है। ईरान ने टीम भेजी दोनों देशों को बनाने के लिए, ईरान के आए थे फौरन। और हमारे एक जो है वो कह रहे हैं कि उनके बारे में क्या काम है, आपको क्या बताऊं। तो ये नोएडा फिल्म सिटी और जो ये राइट उछलते वे। हुए जो एंकर, और इसमें जो कुछ हमारे मिलिट्री के भी लोग हैं, वो वेटरन हाँ नहीं है हाँ, क्योंकि पिछले 4 साल 5 साल करके चले गए या छोटी मोटी सर्विस करी है, वो एंकर से भी ऊपर समझते उससे चिल्लाएंगे ऊपर। आग लगा दी। तो ये बहुत बहुत खराब है। और उसने वी लॉस्ट द नैरेटिव। हमारे ये देशद्रोही हैं सारे। बिल्कुल सही। हमारे देश की बेइज्जती कराई है, और हमारा जो पराक्रम है हमारी सेनाओं का उसके ऊपर, लेकिन क्या है बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो हमको एंटी नेशनल कर देंगे। ये मुश्किल है। बट मैंने बहुत जगह ये बात कही है कि ये सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने इतना इस लड़ाई में क्या क्या बोल दिया इन लोगों ने, बिल्कुल और किस प्रकार से क्या वो भाग गया है। हम रावलपिंडी में घुस गए हैं, पहुंच इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा रहा है, तो कराची पे आग कब्जा लगा हो गया देंगे। है। किसको आग लगा दोगे? क्यों ऐसी बात कहो आप? क्यों बात कहो ऐसी? एज ए फौजी मैं यूनिफॉर्म में रहा, बट क्या मैं चाहूंगा कि लाहौर की गलियों में आग लग जाए और वहां 1000 लोग कभी मर जाएं? क्यों? या कराची में हो जाए इस्लाम? अरे ये मतलब ये किस चीज की, कौन सी मानसिकता है ये इनसिक्योरिटी को दिखा रही है क्या है? तो हमारा मीडिया डोमेस्टिक ऑडियंस को, तो हमारे, मुझे क्या लग रहा है ना राकेश जी, पूरी चीज में सिंदूर में और उसके बाद हम डोमेस्टिक जो है वो उसको उसको हमने जो है एक तरीके से उसको फीड करना है। मीडिया का ये काम हो गया है। इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जा रहा है, बुद्धिजीवी इसको कैसे देख रहे हैं, डिप्लोमेट्स कैसे देख रहे हैं, ये आपने ईरान की उसमें भी देख लिया। अगर शुरू में मेरे जैसे लोग ना स्टैंड लेते और बताते कि ईरान क्या है, तो हम यही सोच रहे थे हाँ बिल्कुल मुल्लाओं। सही बात है। आपकी वजह से पूरे देश को ईरान की असली तस्वीर देखने को मिली है। तो सर मेरा हाँ वो सवाल सवाल मेरा अधूरा रह गया कि अब हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, विश्व बिरादरी में, आपने कहा हम फ्रेंडलेस हो गए, हम अकेले से पड़ गए, आज हमारे साथ कोई नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेसन लर्न कर लिए होंगे, सीखे। हाँ ये दौर था। आई थिंक वी हैव लर्नड आवर लेसन्स एंड वी शुड मूव पॉजिटिव। सिंपल क्रिटिसिज्म करने से कोई फायदा नहीं है, बट आई होप वी हैव लर्नड आवर लेसन्स कि हमने सीख लिया, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल ये सर। काली छाया जो देश पे आप हम इसकी है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की है, वोट पॉलिटिक्स की है, उसकी है, वो अगर फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट करेगी तो इसका बहुत, आप समझते हो मैं क्या हिंट दे रहा हूँ, बिल्कुल समझ गए। बिल्कुल इसका बहुत खामियाजा इस देश को करना पड़ेगा अगर हम ऐसे ही चले तो। हमें थोड़ा सा, बांग्लादेश है किसी और दिन बात करेंगे जी जी उसके बिल्कुल ऊपर। करें। नेपाल देख लो, जी अभी ये भी एक बड़ा समस्या आने वाली है, आप देखते जाना। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। मेरे ख्याल से कल या परसों जनरल एच.एस. पनाग का कोई आर्टिकल किसी अखबार में छपा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी एक लड़ाई फिर हो सकती है। शायद उन्होंने 5 साल की बात कही है आगे। बीच में भी कई लोग कहते रहे हैं, आपने भी कहा कि सरकार या सेना कहती पॉज है, ये अभी रोका गया, स्थगित है, सिर्फ लड़ाई रुकी नहीं है, बंद नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थितियां फिर बन सकती हैं क्या, वो भी ऐसे में जब अमेरिका अब खुलकर पाकिस्तान के साथ है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि ईरान जैसी बड़ी लड़ाई जो दशकों बाद दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई है, उससे रोकने की बातचीत अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में टेबल पर हो रही है, तो ये उसकी बड़ी बढ़त है। इसके बावजूद कि हमारी लड़ाई फिर हो सकती पाकिस्तान से जल्दी? मैं जल्दी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने काफी सबक ले लिए होंगे इससे। जी और एक बहुत फाइन लाइन है राकेश जी, बिटवीन रिस्ट्रेंट एंड एग्रेशन। जी रिस्ट्रेंट एंड एग्रेशन बहुत फाइन लाइन है, और वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अगर बिल्कुल दोबारा सही। होगा, दोबारा कहीं अगर टेरर एक्शन होगा, तो क्या हम अटैक करेंगे दोबारा?
और कितनी देर में करेंगे। तो ये बात है। दूसरी बात, वो इट्स अ मिलिट्री पावर, हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली हम जो है ऐसा माहौल बनाएं कि हमें लड़ाई ना हो। मेरे हिसाब से भारत के बिल्कुल हक में नहीं है किसी भी प्रकार से दोबारा सिंदूर ऑप टू करने का या वो करने का। अभी हमें बहुत ज्यादा नेशन बिल्डिंग में काम करना है, बहुत नेशन बिल्डिंग में काम करना है, और दुनिया की परिस्थितियां बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। और इसमें हमारे रीजन के अंदर चाइना तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर तो है ही है, उभर के आ रहा है, वो देखना है हमने। पाकिस्तान भी एक मिलिट्री पावर, एक न्यूक्लियर मिलिट्री पावर, एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड पावर के रूप में उभर के आ रहा है, हमें उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। आगे जब करेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी, इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेंगी, अपने हथियार डेवलप करने पड़ेंगे। अब मांगे हुए हथियारों से अगर हम काम नहीं चले तो जो है आप धोखा खा सकते हो, आपको स्पेयर नहीं मिलेंगे, कुछ ये नहीं होगा। अवॉइड करें हम कि लड़ाइयों में बड़बोलापन भारत को सूट नहीं करता। हमारी शक्ति, हमारा साइज नक्शे में देख के पता चल जाता है क्या देश है। बिल्कुल, हमें कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बातचीत